फ्रेंड, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आपकी केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है लॉ। जो संयोजन के नियम होते हैं केमिस्ट्री में, क्या करोगे आप जब रासायनिक संयोजन होता है उसमें कौन कौन से नियम काम करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, उनके बारे में जानेंगे। उन चीज को जानने से पहले हम लोग थोड़ा ये जानते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में, उसको जानते हैं। तो पदार्थ की हमने क्या पढ़ी थी कि कितने तरीके की अवस्थाएं होती हैं, 5 तरीके की अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो 5? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा था। तो जो ये 2 स्टेट होती हैं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जब आप टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो आपकी कौन सी स्टेट आती है? प्लाज्मा स्टेट आती है। वहीं अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो कौन सी स्टेट आती है आपकी? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट आती है। उसके बाद हमने थोड़ा जाना था सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, गैस के बारे में, कि जो इनके अणु होते हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे के साथ रहते हैं। दूसरा हमने जाना था कि किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आज हम जानेंगे इन अवस्थाओं में चेंज कैसे आता है, कैसे कैसे करके इन अवस्थाओं को चेंज किया जाता है। तो जब आप चेंज करते हो तो 2 चीज काम में आती हैं। एक आती है आपकी टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो या घटाते हो, आप क्या कर सकते हो? रूपांतर कर सकते हो सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में। वहीं अगर आप प्रेशर को, दाब को कम या ज्यादा करोगे, फिर भी आप इन चीजों को चेंज कर सकते हो। हम टेम्परेचर से पढ़ेंगे और सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। हम पढ़ेंगे किस चीज के बारे में? सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। और सबसे पहले हम अच्छा एग्जाम्पल जो आपके पास होता है वो होता है H2O का। किसका एग्जाम्पल होता है? वाटर का एग्जाम्पल होता है। अब आपको ये ध्यान होगा कि वाटर में इसकी फॉर्म कौन सी होती है? वो होती है आइस या फिर बर्फ, पानी। और ये क्या होता है? वाष्प होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वेपर। अगर आपको आइस से पानी बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग? हीट देते हैं। क्या करते हैं? टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। और जिस पॉइंट पे इस आइस का पानी बनने लग जाएगा, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? गलनांक बिंदु या फिर मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु या फिर मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद जब इस पानी को मैं वेपर बनाऊंगी या फिर वाष्प में चेंज करूंगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पानी से वेपर बनाने में क्या करते हैं? हीट देते हैं। उसको बोलते हैं क्वथनांक बिंदु। क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु, जहां पे पानी से भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इसको क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु या फिर बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे बॉइलिंग पॉइंट सबका बहुत अलग अलग होता है। जैसे पानी का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आपके इथेनॉल का कितना होता है? 57 होता है। 57 डिग्री सेल्सियस 50 या 60 के बीच में आता है। वहीं आप अब एसीटोन की बात कर लो। जो एसीटोन होता है उसको थीनर बोलते हैं। अगर आप उसको हथेली में रखोगे, अपने हाथ में रखोगे, तो वो क्या होता है? बहुत जल्दी उड़ जाता है। तो मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो उतना ही कम होगा कि वो जो हाथ की हीट है आपकी, उसी से क्या हो जा रहा है? उड़ जा रहा है। तो वो क्या होता है? आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये तो था जब आपको क्या करना होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे। यहाँ पे भी क्या करोगे? आप टेम्परेचर ही बढ़ाओगे, हीट करोगे, फिर ही चेंज होगा। अब अगर आपको वेपर से क्या बनाना है? अगर आपको वेपर से किधर जाना है? आपको पानी बनाना है। वेपर से पानी बनाना है तो वेपर से पानी कैसे बनाते हैं? मतलब गैस से आप लिक्विड में कैसे लाओगे? जब उसका प्रेशर कम करते हैं। जब प्रेशर कम करते हैं तो आपने ये प्रोसेस अपने इन्वायरमेंट में कहाँ पे देखी है? तो क्या होता है? वाष्पीकरण पे देखी है। वाष्पीकरण मतलब जब आप क्या करोगे, ये पानी होता है, पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है, बादल बनते हैं। बादल में क्या होते हैं? वो ठंडे होते हैं। जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन या फिर कंडेंसेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस से क्या होता है? बारिश होती है ना। उस प्रोसेस से क्या होता है? बारिश होती है। तो वेपर का लिक्विड में चेंज करना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कंडेंसेशन बोलते हैं या फिर संघनन की प्रक्रिया कहते हैं। अब आपको बारिश से एक चीज ध्यान रखनी है। पहली बात जो बारिश की ध्यान रखनी है वो है आपके पास, जब हमारे अभी क्या होता है कि व्हाइट वॉश, जो हमारा ताजमहल है या फिर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो बहुत पुराने टाइम पे बनी हुई हैं, उन इमारतों का जो व्हाइट वॉश है वो येलोइश कलर का होने लगा है। तो वो येलोइश कलर का क्यों हो रहा है? वो हो रहा है आपके पास जो कृत्रिम वर्षा होती है, मतलब कृत्रिम वर्षा नहीं, जो क्या होती है आपके पास? अम्लीय वर्षा होती है। जो आपके पास क्या होती है? एसिड रेन होता है।
या फिर अम्लीय वर्षा होती है, उस कारण क्या हो रहा है आपके पास जो इमारतें हैं उनका रंग पीला रंग का पड़ता जा रहा है। तो उस अम्लीय वर्षा में पाया क्या जाता है, उस अम्लीय वर्षा में पाया जाता है SO2। दूसरा, जब आप कृत्रिम वर्षा कराते हो, मतलब जब आप आर्टिफिशियल रेन कराते हो, उस समय आप कौन से केमिकल का यूज करते हो? उस समय आप जब आप आर्टिफिशियल रेन कराते हो तो उस समय आप कौन से केमिकल का यूज करते हो? उस टाइम करते हो आप सिल्वर आयोडाइड का यूज। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब ये तो हो गया। अब ये चीज, एक और चीज, जो हमारे पास आइस है, मतलब आइस नहीं, जो हमारे पास पानी की बूंदें हैं या फिर कोई भी बूंदें हैं, वो गोल शेप ले लेती हैं। आपने देखा है वो कैसे आ रही है, ऐसे ऐसे करके आती है। फिर आसपास देखना, कभी आप पानी की बूंद डालोगे कहीं पे भी तो वो गोल आकार ले लेती हैं। तो वो गोल आकार किसके ले लेती हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठीय तनाव या फिर सरफेस टेंशन के कारण। पृष्ठीय तनाव या फिर सरफेस टेंशन के कारण क्या होती हैं? वो आकार की गोल होती हैं। आपको एक और बात ध्यान रखनी है, यहीं पे जो सिल्वर से बात आ रही है, सिल्वर से क्या होते हैं, जो आपकी वोटिंग इंक होती है, जो वोटिंग इंक होती है उसमें कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? उस वोटिंग इंक पे कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? AgNO3। क्या मिलाया जाता है? AgNO3 मिलाया जाता है, जो आपकी वोटिंग इंक होती है। वहीं आपका जो ये Ag है, जो AgSAs है आपका, इसके कारण क्या होता है, जो आपके चांदी के ऑर्नामेंट्स होते हैं, चांदी के आभूषण होते हैं, वो किस रंग के होने लग जाते हैं? काले रंग के हो जाने लग जाते हैं। तो जो चांदी के आभूषण काले होने की काला क्यों होती हैं? वो होती है AgS के कारण। ये ध्यान रहेगा। इसके बाद ये हो गया। अब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, सब्लिमेशन। अब एक और चीज, AgBr जो होता है, जो AgBr होता है, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, वो कहाँ यूज होता है? वो होता है फोटोग्राफी में यूज। जो सिल्वर का नंबर होता है, एटॉमिक नंबर आता है, वो आता है 47। तो ये ध्यान रखना। ये था सिल्वर के बारे में और बाकी रेन वगैरह के बारे में। अब हमने इतना तो देख दिया। अब अगर आपको पानी से आइस बनाना है, पानी से बर्फ बनाना है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग हिमांक या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु, जहां पे पानी किसमें परिवर्तन होने लग जाएगा? बर्फ में परिवर्तन होने लग जाएगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग? हिमांक बिंदु कहेंगे या फिर कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट से ध्यान रखना, जो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर भी क्या होता है, जब ठंडियों में बर्फ जम जाती है तो पॉन्ड के ऊपर की लेयर पूरी बर्फ से जम जाती है, फिर भी हमारे जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो फिर भी कैसे बच जाते हैं? तो वो क्यों बच जाते हैं? क्योंकि जो पानी की डेंसिटी होती है, जो पानी की डेंसिटी होती है, डेंसिटी को डिनोट करते हैं साइन से, जिसको बोलते हैं रो। रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जो पानी का होता है 4 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस कारण सिर्फ ऊपर ही ऊपर की परत जमती है, नीचे का पानी सेम रहता है, कोई बदलाव नहीं रहता है, जिस कारण जो हमारे पानी में रहने वाले जानवर हैं वो बचे जाते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में था? फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में था। अब कई बार क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाता है आपके पास? डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाती है। तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनने को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनने को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और जो कंपाउंड सब्लिमेशन दिखाते हैं उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं हम लोग? सब्लिमेट कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? सब्लिमेट कंपाउंड्स। अब वो सब्लिमेट कंपाउंड्स कौन कौन से? तो पहले हम देखेंगे, किसी तो सॉलिड से गैस, मतलब उसमें कौन सी प्रोसेस नहीं आ रही होगी, कौन सा स्टेप फॉलो नहीं हो रहा है, वहां पे लिक्विड कुछ नहीं बनता है, द्रव्य कुछ नहीं बनता है, वहां पे सीधे क्या बनता है? क्या तो आपके पास सॉलिड रहेगा, ठोस रहेगा, या तो फिर सीधे क्या रहेगा? गैस रहेगी। तो ये आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में दिखता है कब? जब आप क्या करते हो, जब आप पूजा वगैरह करते होंगे तो वहां पे क्या होता है आपके पास? वहां पे आप उस कपूर को जब जलाते हो तो लिक्विड नहीं बनता है, सीधे धुआं आता है, सीधे गैस बनती है। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास? कपूर का, कैम्फर या फिर कपूर। दूसरा हो जाएगा आपके पास ड्राई आइस। ड्राई आइस बोलते हैं हम लोग सॉलिड CO2 को। तो वो भी क्या होती है? सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है, ठोस से किस में बदल जाती है? गैस में बदल जाती है। तीसरा आ जाएगा आपके पास अमोनियम क्लोराइड।
जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो भी क्या होता है, सब्लिमेट कंपाउंड है आपके पास। उसके बाद चौथा हो जाएगा आपके पास नेप्थलीन। तो जो नेप्थलीन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 बेंजीन की रिंग आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ये होती है नेप्थलीन की गोलियां आती हैं। वो भी क्या होता है, सीधे चेंज आता है सॉलिड से ठोस से गैस में। अब जो दूसरा है वो लास्ट है आपके पास आयोडीन। तो आपको आयोडीन से 2-3 बातें ध्यान रखनी है। आयोडीन किस फैमिली का मेंबर है, आयोडीन हैलोजन फैमिली का मेंबर है। हैलोजन फैमिली कितने ग्रुप में आती है, हैलोजन फैमिली आती है ग्रुप 17 में आती है। और हैलोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, आपके पास नॉन मेटल है, क्या है, अधातु है लेकिन चमकीला है। आपने पढ़ा हुआ है जो धातु होते हैं वो चमकीले रंग के होते हैं, मतलब चमकीला रंग दिखाते हैं, लक्सरियस होते हैं, शाइनिंग होते हैं। लेकिन एक ऐसा अधातु जो क्या है, शाइनर है, शाइनिंग है, जो क्या करता है, चमकीला होता है, वो कौन है, आयोडीन है। और साथ ही साथ में एक कैसा कंपाउंड है, सब्लिमेट कंपाउंड है, जो क्या कर देता है, सीधे सॉलिड से ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, सॉलिड से सीधे गैस बन जाता है। तो ये किसके बारे में था आपके पास, धातु के, स्पेशली मैटर जो पदार्थ के बारे में बचा हुआ था वो था। अब हम जानेंगे कुछ लॉ के बारे में। तो सबसे पहले, उससे पहले जानने से पहले हम जानेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जानेंगे हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। साइंटिस्ट हुए डाल्टन 1803 में। उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी दी। इन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए हैं। उन पोस्टुलेट्स में इन्होंने बताया है कि जो भी पदार्थ है, जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेल होती है या फिर कोशिका होती है, जिसके बारे में किसने बताया था, रॉबर्ट हुक ने बताया था। कब बताया था, 1665 में बताया था। उन्होंने खुद ही अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया था, मतलब खुद ही अपना माइक्रोस्कोप बनाया था। और किस बुक में बता रखा है सब, उन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक में बता रखा है अपनी। किसने बता रखा है, रॉबर्ट हुक ने। और उन्होंने कैसी सेल की खोज की थी, कैसी कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। किसमें, कॉर्क में खोज की थी। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जो डाल्टन थे, उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन है, वो है एटम। पदार्थ की तो छोटी इकाई क्या है, एटम है। किसकी छोटी इकाई, किसकी, पदार्थ की, मतलब मैटर की। किसने कहा है, ये डाल्टन ने कहा था। अब इन्होंने ये लाइन तो पहले कह दी कि छोटी इकाई मैटर की कौन है, एटम है। इन्होंने सेकंड पॉइंट ये कहा कि जो एटम है उसको हम दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नॉट फर्दर डिवाइड। इसको, एटम को और टुकड़ों में नहीं तोड़ दिया जा सकता है, इंडिविजिबल है। मतलब अब देखो, इससे आपको ध्यान हो रहा होगा, आपने और भी पढ़ा है एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। एटम के अंदर और छोटी यूनिट होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये वाला पोस्टुलेट अगर बोला जाएगा, डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट क्या हो गया था, फेल हो गया था, वो था ये वाला कि एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसके कैसे फेल हुआ, क्योंकि हमारे पास कुछ क्या आ गए थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए थे, जिन्हें हमने क्या कहा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। साथ में और भी हो गए जिनको बोलते हैं मीसॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, न्यूट्रोनो। ये सारे के सारे क्या हो गए थे, पार्टिकल्स, जिसको बोलते हैं हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की किसने की थी, चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। याद रखना, जो हमारे पास न्यूक्लियस था किसका, न्यूक्लियस को हम किसमें, न्यूक्लियस की जो यूनिट होती है, न्यूक्लियस की यूनिट को हम किसमें नापते हैं, न्यूक्लियस की यूनिट को नापते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम में। न्यूक्लियस की रेडियाई की यूनिट को नापते हैं हम लोग फर्मी में। किसमें, फर्मी में। और एंगस्ट्रॉम में किसको नापते हैं, एटम की रेडियाई को। एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में चेंज करना होता है 10⁻⁻10 मीटर। वहीं फर्मी को चेंज करना होगा तो 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये किसकी यूनिट है, न्यूक्लियस की रेडियाई की यूनिट कौन है, फर्मी। और किसकी, एटम की रेडियस की यूनिट कौन है, एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान रखना। न्यूक्लियस की खोज करने वाले कौन थे, रदरफोर्ड। और जो हमारे पास नाइट्रोजन है, जिसका एटम नंबर 7 है, उसकी खोज करने वाले भी कौन थे, रदरफोर्ड। वहीं ऑक्सीजन की खोज करने वाले कौन थे, प्रिस्टले। और जो हाइड्रोजन, उसकी खोज करने वाले थे कैवेंडिश। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन की खोज करने वाले थे रदरफोर्ड, ऑक्सीजन की खोज करने वाले थे प्रिस्टले,
हाइड्रोजन की खोज करने वाले थे कैवेंडिश। वहीं बाकी बात आपने देख ली, ठीक है। अब इन्होंने, ये तो हो गया कि दोबारा डिवाइड नहीं हो सकता। फिर इन्होंने कहा कि आपके पास कोई एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के सारे जो एटम होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। जैसे सोडियम एटम है, सोडियम कोई एलिमेंट है, उस सोडियम के अंदर जो एटम्स होंगे उन सब एटम की क्या होगी, सेम की सेम सारी की सारी प्रॉपर्टियां होंगी। वहीं उन्होंने क्या कहा, सेम प्रॉपर्टी होगी सब एटम की, प्रॉपर्टी एलिमेंट के एटम्स की। वहीं उन्होंने चौथा पॉइंट बोला, जब एटम और एटम मिलते हैं, जब एटम और एटम मिलते हैं तब जाके किसका निर्माण होता है, अणुओं का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। एटम और एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये किसके पोस्टुलेट्स थे, किसने बताया है ये सब कुछ, ये बताया आपको ये बताया आपको डाल्टन ने 1803 में। अब इसके बाद हम नियम जानेंगे, कुछ कुछ नियम थे। तो जो पहला नियम है वो है आपके पास जो द्रव्यमान का संरक्षण, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम, द्रव्यमान का नियम या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या था कि जो आपका द्रव्यमान होता है ना तो आप उसको बना सकते हो ना उसको नष्ट कर सकते हो, मतलब मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो बना पाओगे ना उसको खत्म कर पाओगे। इसका मतलब इसके एग्जांपल से देखेंगे, जैसे आपके पास C+O2 है, ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, ठीक है। तो जो C है तो C का एटॉमिक मास कितना होता है 12, O2 का कितना होता है, एक का 16 तो दो का 32, वैसे यहाँ पे भी क्या होगा 12 प्लस 32, ये कितना हो गया 44, ये हो गया 32 प्लस 12 ये भी 44। तो यहाँ पे से आपको पता चल गया जहां पे रिएक्टेंट का जितना मास था उतना ही मास किसका निकला है आपके पास, उतना ही निकला आपके प्रोडक्ट का मास। इसका मतलब क्या हुआ, ना तो आपने मास में, मतलब वहां पे क्या हुआ, कोई भी मास खत्म नहीं हुआ, जितना मास उस साइड था उतना ही मास इस साइड भी आया है। इसके बाद आएगा डेफिनाइट प्रोपोर्शन का। डेफिनाइट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जिसको बोलते हैं निश्चित अनुपात नियम, ठीक है, क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात नियम, डेफिनाइट प्रोपोर्शन। डेफिनाइट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि आपके पास क्या हो गया, आप कैसे भी तरफ से, जैसा आपको मैंने एग्जांपल दिया कि आपने पानी लाया है कहाँ कहाँ का, एक तो टैप वाटर का नल का पानी लाए, दूसरा आपने किसी झील का पानी ला गए, दूसरा आपने एसिड रेन यूज कर दिया, मतलब कोई भी रेन यूज कर, रेन का पानी यूज कर दिया। तो मतलब उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन रहा होगा, ऑक्सीजन भी रहा होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी रहा होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी रहा होगा। तो जो भी आप पानी लाओगे उसका फॉर्मूला हमेशा क्या ही रहेगा, H2O ही रहेगा, डेफिनाइट रहेगा। मतलब डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, मतलब जब आपके पास दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल रहे होंगे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ रहा होगा, तभी जाके वाटर बनेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं का पानी का फॉर्मूला कुछ अलग होगा, कहीं के पानी का फॉर्मूला कुछ अलग होगा, हर जगह क्या होगा, सेम होगा। मतलब वो किसी डेफिनाइट प्रोपोर्शन में, किसी निश्चित अनुपात में ही होंगे एक साथ। ये 2:1 है किसका, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का, तो हर जगह 2:1 ही होगा। मतलब यहाँ अगर मास कितना 18 आ रहा है तो यहाँ भी 18 होगा, यहाँ पे भी 18 ही होगा। और इसके पीछे क्या लगा था, इनकी यूनिट। तो यहाँ पे यू का मतलब क्या है, यू मतलब है आपके पास यूनिफाइड मास। क्या है, यूनिफाइड मास। तो जो यूनिफाइड मास है कुछ अलग नहीं है, जो आपने पहले AMU पढ़ा था, जो आपने AMU पढ़ा है वही है यूनिफाइड मास भी, बस वो लिखने का तरीका शॉर्ट कर दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं AMU को, एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो वही था मास यूनिट, अभी क्या लिखते हैं उसको, यूनिफाइड मास लिखते हैं। तो ये क्या था, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन के बारे में था। इसके बाद एक और लॉ है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये ध्यान रखना, ये किसने दिया था, जोसेफ प्रॉस्ट ने दिया था। जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको किसने दिया था, एंटोनियो लेविसन ने दिया था, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तीसरा आपके पास मल्टीपल प्रोपोर्शन था। इसमें ये कहा गया है कि अगर आपके पास जब रिएक्टेंट सेम होंगे लेकिन उनका जो क्या होगा, आप जिस रेशियो में डालेंगे वो डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर दो रिएक्शंस के रिएक्टेंट सेम है, उन रिएक्टेंट में से कोई एक रिएक्टेंट क्या होगा, किसी स्मॉल रेशियो में होगा, मतलब किसी रेशियो में टूट रहा होगा, किसी एक छोटे से छोटे रेशियो में होगा। एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन,
H2O बनाते हैं, है ना, ये तो H2O2 कर दो, 2H2O कर देना, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, इसको H2 कर दो, ठीक है। वहीं H2 प्लस O2 क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड वही है जो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, मेहंदी जो कलर करते हैं बालों में, उसके लिए यूज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखो यहाँ पे इसका मास कितना होगा वाटर में, 2 ग्राम, यहाँ पे भी कितना होगा 2 ग्राम, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन का 16 ग्राम, यहाँ पे कितना होगा 22 ग्राम। तो क्या कहा था लॉ ने कि कोई भी एक चीज क्या होगी आपके पास, कोई भी एक रिएक्टेंट क्या होगा, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा, किसी स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होगा। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो आया रेशियो 1/2 का। तो वो ये किसने कहा था, और ये मल्टीपल प्रोपोर्शन दे रखा है किसने, डाल्टन ने। किसने दे रखा है, डाल्टन ने दे रखा है। अब जो लास्ट है वो है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि अगर आपने क्या कर रखा है, आपके पास दो अलग अलग गैसेस हैं, आपके पास उन गैसेस का इक्वल वॉल्यूम है, किसी कंटेनर में है, दो अलग अलग कंटेनर है, उनका इक्वल वॉल्यूम है, आपने टेम्परेचर भी सेम रख रखा है, प्रेशर भी सेम रख रखा है, तो जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, उन जो पार्टिकल्स होंगे, फिर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी दोनों में बराबर ही होंगे, वो भी क्या होंगे, दोनों में बराबर होंगे। दोबारा सुनना कि जो हमारे पास अगर दो अलग अलग गैसेस दे रखी हैं, उन गैसेस का हमने अगर वॉल्यूम सेम ले लिया, पहला, दूसरा टेम्परेचर फिक्स्ड कर दिया, तीसरा प्रेशर भी फिक्स्ड कर दिया, सेम कर दिया, दोनों का गैस का 5 इसके 5 है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ये किसने कहा था, एवोगैड्रो ने कहा था। तो ये था आपके पास लॉ, और यहीं से आपका डिस्कवर हुआ था, यहीं से इन्होंने दिया था अपने एक नंबर जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, n इक्वल्स टू 2.022 10⁻23। अब ये एटम भी पूछ सकते हैं, पार्टिकल्स भी पूछ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप इसका मतलब ये है कि आपके पास एक मोल किसी भी चीज का, एक मोल ऑफ गैस, एक मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। मोल कॉन्सेप्ट अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो का आप वहां पे देख सकते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट कैसा यूज होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन, सांद्रता जो होती है, फिर कंसंट्रेशन टर्म के बारे में जानेंगे, और थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में और जानेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट वहां यूज कैसे होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।